बच्चों आज हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक भूमि को पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिनसे पौधे जो है अच्छे से बढ़ते हैं और पैदावार भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो खाद एवं उर्वरक के रूप में या भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे है पहला खाद, दूसरा उर्वरक, तीसरा भूमि संशोधक, और चौथा है बायो उर्वरक या जैव उर्वरक। इनसे भूमि को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है जिससे उत्पादकता भी बढ़ जाती है। खाद के रूप में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि खाद को हम भूमि में मिलाते हैं। उर्वरक ये रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है और जो उर्वरक है वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, आदि उर्वरक के रूप में हम भूमि में मिलाते हैं जिससे पौधों को पोषक तत्व जो प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भूमि की संरचना में यदि कोई संरचना में किसी तत्व की कमी होती है या भूमि की संगठन यदि परिवर्तित हो गई है जिसे पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ तत्व मिलाए जाते हैं जैसे कि चूना, सीसा, जिप्सम और पायराइट। ये कुछ पदार्थ हैं जिनको डालने से भूमि की संरचना अच्छी हो जाती है और पैदावार भी बढ़ जाता है। बायो उर्वरक या जैव उर्वरक कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, तो अगला जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है भूमि में वो है बायो उर्वरक या इसको क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। और ये तैयार होता है सूक्ष्म जीवों से। भूमि में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सभी पदार्थ खाद, उर्वरक, भूमि संशोधक और बायो उर्वरक या जैव उर्वरक जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और ये इनसे जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उससे पौधे को बढ़ने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। इन पदार्थों को खाद या फिर क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। अब खाद या जो खाद और उर्वरक को खाद का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब।
खाद किसे कहते हैं? खाद जो है वे पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष या फिर जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होते हैं, उन्हें खाद कहा जाता है। और इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला भारी कार्बनिक पदार्थ भारी जैविक खाद। इस जैविक खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जो भारी जैविक खाद है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पोषक तत्व जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है सांद्रित जैविक खाद। और इस सांद्रित जैविक खाद में भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है अधिक होती है। तीसरा खाद है आपका जैव उर्वरक, जो सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये 3 प्रकार के खाद हैं। भारी जैविक खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक रहता है और पोषक तत्व कम। उसी प्रकार से दूसरा है सांद्रित जैविक खाद, इसमें भी कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। और जैव उर्वरक जो सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारी जैविक खाद कौन कौन से हैं और ये किससे तैयार किया जाता है। भारी जैविक खाद जो है पशुओं के मलमूत्र और किससे प्राप्त किया जाता है? पौधों के अवशेष से तैयार किया जाता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला गोबर खाद, दूसरा है कंपोस्ट खाद, तीसरा हरी खाद, चौथा मल मूत्र खाद और 5वां है वाहित मल खाद। ये आपके भारी जैविक खाद हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है लेकिन पोषक तत्व कम रहता है। तो सबसे पहले गोबर खाद क्या होता है और ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है। गोबर खाद, गोबर पशुओं का चारा और पशुओं की जो रहने का स्थान है, जैसे क्या कहते हैं, पशुशाला या कोठा, ठीक है।
उस कोठा से जो भी कचरा, उनका चारा, उनका मल मूत्र, गोबर निकलता है, उससे जो खाद तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गोबर खाद। और ये खाद जो है, इस खाद को पूर्ण खाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जब गोबर खाद को भूमि में डाला जाता है तो पौधों की वृद्धि जो है अच्छी होती है, जिससे पैदावार भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसको बनाते कैसे हैं? गोबर खाद आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, गोबर को कोठा से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर वो वहीं पे सड़ता है और किस में परिवर्तित हो जाता है? खाद में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार यदि हम खुले में खाद बनाते हैं तो पोषक तत्व नष्ट होते हैं। उनको बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा बनाया जाता है, और गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है 4 गुणित 2.5 गुणित 1.25 मीटर का एक गड्ढा बनाएंगे। और उस गड्ढे में जो भी पशु का चारा है, गोबर है, मलमूत्र है, जो पशुशाला से मिलता है, उसको क्या कर देते हैं? लाके डाल देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं, जिससे वो कुछ सप्ताह या कुछ महीनों में किसमें परिवर्तित हो जाता है? खाद में परिवर्तित होता है। और इसको खाद को जब हम खेतों में डालते हैं तो उससे बहुत से लाभ होते हैं। उनमें सबसे पहला है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, पौधों को पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गोबर खाद को यदि हम अधिक मात्रा में भी डालते हैं तो भूमि को नुकसान नहीं होता। जैसे रासायनिक खाद को डालते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। लेकिन गोबर खाद यदि हम अधिक भी डालते हैं या बार बार डालते हैं तो भी भूमि को नुकसान नहीं होता। इसके अलावा भूमि की संरचना परिवर्तित होती है, उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये गोबर खाद के उपयोग हैं, जिससे भूमि को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। दूसरा है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में पशुओं के मलमूत्र, या पौधों के अवशेष, या जो भी कचरा है, घरों से जो कचरा निकलता है, उन सब से जो खाद तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद। गोबर खाद में केवल गोबर और पशुशाला से जो भी कचरा निकलता है उससे बनाते हैं। लेकिन कंपोस्ट खाद में पशुओं का या मनुष्य का मलमूत्र भी होगा, प्लस पौधों के अवशेष भी होंगे, और जो भी घर को झाड़ने पोछने में कचरा निकलता है वो सब से जो खाद तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद। इसको बनाने के लिए भी सबसे पहले गड्ढा बनाया जाता है। गड्ढा बनाने के बाद जो भी मलमूत्र है, अवशेष है, उसको इस गड्ढे में डाल देते हैं। और इसमें नमी बनाए रखने के लिए बीच बीच में क्या छिड़का जाता है? पानी छिड़का जाता है, ताकि यहाँ जो आप कचरा डाले हो वो अच्छे से अपघटित हो। फिर पानी डाल रहे हैं, साथ ही साथ इसको बीच बीच में पलटना है, ऊपर नीचे करते रहना है, जिससे कचरा जो है अच्छे से क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगा? खाद में। इस प्रकार जो खाद बनता है उसको कौन सा खाद कहा जाता है? कंपोस्ट खाद। और कंपोस्ट खाद से भी भूमि को कोई नुकसान नहीं होता और पैदावार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला जो खाद है वो है हरी खाद।
हरी खाद बनाया जाता है दलहनी तथा अदलहनी पौधों से। हरी खाद किससे तैयार करते हैं? दलहनी तथा अदलहनी पौधे। दलहनी मतलब दाल प्रदान करने वाले पौधे और अदलहनी मतलब अनाज वाले पौधे जिनसे दाल जो है प्राप्त नहीं होता है। इन मतलब दलहनी और अदलहनी बीजों को पहले खेतों में बोया जाता है। बोने के पश्चात वो थोड़े बड़े होते हैं तो खेतों में ही जोत कर क्या करते हैं, उन्हें सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। पौधे क्या होंगे? सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? खाद में। तो इस प्रकार जो खाद प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? हरी खाद। हरी खाद बनाने के लिए जो दलहनी और अदलहनी पौधे लिए जाते हैं उनमें वे पौधे हैं, दलहनी और अदलहनी दोनों ले रहे हैं। तो दलहनी पौधे कौन कौन से हैं और अदलहनी पौधे कौन कौन से हैं वो देखेंगे। दलहनी पौधे जो कि किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? हरी खाद बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला है मटर। इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। दूसरा है उड़द। इसका नाम है फेसोलस मूंगो। अगला है लोबिया। लोबिया बिगना साइनेंसिस। इसके अलावा जो अदलहनी पौधे हैं जिनका उपयोग हम हरी खाद बनाने के लिए करते हैं उनमें सनई, क्रोटोलेरिया जंसिया इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा है सूरजमुखी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सूरजमुखी का या वानस्पतिक नाम? एलियंथस एनस। इसके अलावा बरसीम, बरसीम का वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम।
बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ये कुछ पौधे हैं जिनका उपयोग हम हरी खाद बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब हरी खाद कैसे तैयार किया जाता है वो देखेंगे। हरी खाद बनाने की पहली विधि है हरी खाद बनाने की इन सिटू विधि। इस इन सिटू विधि में पौधों को खेतों में ही उगाया जाता है और खेतों में ही जोत कर सड़ाते हैं और क्या बनाते हैं? खाद तैयार करते हैं। तो ये कहलाता है इन सिटू विधि। दूसरा है हरी पत्तियों के द्वारा हरी खाद बनाने की विधि। इसमें इस विधि में हरी पत्तियों द्वारा हरी खाद बनाने की विधि में खेतों में क्या करते हैं? पौधों को उगाते हैं। उसके बाद उसे खेत में न सड़ाकर उसको दूसरे जगह पे ले जाके सड़ाया जाता है, जिससे वो किस में परिवर्तित होता है? खाद में परिवर्तित होता है। मतलब उसके पौधे को आप खेत से निकाल के दूसरे जगह गड्ढे में ले जाके सड़ाओगे और सड़ाने से जो खाद प्राप्त होता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? हरी पत्तियों द्वारा हरी खाद बनाने की विधि कहा जाता है। तो हम विभिन्न विधियों के द्वारा क्या बनाते हैं? हरी खाद। अब हरी खाद से कौन कौन से लाभ होते हैं वो देख लें। सबसे भूमि की जो सबसे पहला लाभ है वो है भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी जो है उपलब्ध होता है। दूसरा, पोषक तत्वों में वृद्धि या पोषक तत्वों की उपलब्धता। हरी खाद से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भूमि में प्राप्त होते हैं, जिससे पौधों को उचित मात्रा में क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व, जिससे भी पैदावार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला जो लाभ होता है हरी खाद वाले हरी खाद से, वो है भूमि का
संरक्षण। हम हरी खाद के रूप में कुछ पौधों को उपयोग में लाते हैं और उनके जड़ जो है भूमि में मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे मिट्टी जो है सुरक्षित रहती है। चौथा, पैदावार में वृद्धि। जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है तो उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ हरी खाद से होने वाले लाभ हैं। आगे हम देखेंगे चौथा जो खाद है वो है मलमूत्र द्वारा प्राप्त खाद। मलमूत्र से भी हम क्या करते हैं, खाद जो है प्राप्त करते हैं। मूत्र है उसको हम सीधे खेतों में डालते हैं, जिससे वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो मल है उसको पहले गड्ढों में सड़ाया जाता है, जिससे वो किस में परिवर्तित होता है, खाद में। फिर उस खाद का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला है वाहित मल खाद। शहरों की नालियों से जो गंदा पानी या कचरा या मिट्टी प्राप्त होता है या उसमें जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वाहित मल। जो शहरों में नाली होती है उसमें क्या पाया जाता है, वाहित मल, मतलब गंदगी एक प्रकार की। उसको खाद, उससे भी क्या तैयार किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वाहित मल खाद। इससे भी पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ जो है मिलते हैं। अब ये तो था हमारा खाद, ठीक है। खाद कितने प्रकार के होते हैं और उनसे क्या क्या लाभ होता है। अब आगे है उर्वरक। उर्वरक में दो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक उर्वरक या उर्वरक जो किससे तैयार होता है, रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है, जिनसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है पौधों को। लेकिन इनमें कार्बनिक जो उर्वरक होते हैं उसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये किससे बनता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से। और उर्वरक जो है उनमें उपस्थित पोषक तत्व के आधार पे इस प्रकार से होते हैं। पोषक तत्व के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला नाइट्रोजन उर्वरक, दूसरा है आपका फास्फोरस उर्वरक, और तीसरा है आपका पोटाश उर्वरक। और चौथा यौगिक उर्वरक। ये उनके पोषक तत्व, कौन से उर्वरक में कौन सा पोषक तत्व
पाया जाता है, उसके आधार पे उर्वरकों का क्या है, वर्गीकरण। नाइट्रोजन उर्वरक में पोषक तत्व के रूप में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन। तो उस उर्वरक को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन उर्वरक। जैसे कि यूरिया, यूरिया किसका उदाहरण है, नाइट्रोजन उर्वरक का। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए ये नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण है। उसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का उदाहरण सूत्र है। और ये दोनों कौन से उर्वरक के उदाहरण है, नाइट्रोजन। दूसरा है फास्फोरस उर्वरक। तो इसमें पोषक तत्व के रूप में क्या रहेगा, फास्फोरस, जिसे पौधे जो है फास्फेट के रूप में भूमि से ग्रहण करते हैं। और ये फास्फोरस उर्वरक होता है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, PO4 होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दूसरा है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कब होगा, जब कैल्शियम की अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो Ca2H2PO4 होल ट्वाइस। तो ये किसके उदाहरण है, फास्फोरस उर्वरक के। अब पोटास उर्वरक, जिसमें पोषक तत्व के रूप में क्या पाया जाता है, पोटेशियम या पोटास पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, पोटास उर्वरक। इसमें जो उर्वरक आते हैं वो है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3, ये पोटास उर्वरक के उदाहरण है। और यौगिक उर्वरक, जिसमें एक ही उर्वरक में तीनों पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक उर्वरक या PNK। P से फास्फोरस, N फॉर नाइट्रोजन और K फॉर पोटास। तो ये तीनों पोषक तत्व जिस उर्वरक में होता है उसे यौगिक उर्वरक कहा जाता है। और जब यौगिक उर्वरकों को खेतों में डालते हैं तो नाइट्रोजन उर्वरक या फास्फोरस उर्वरक और पोटास उर्वरक को अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब अगला है उर्वरक डालने से भी खेतों की पैदावार, खेतों की नहीं, खेत की जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसलों की जो पैदावार है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालते हैं तो भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूमि जो है धीरे धीरे उर्वरा शक्ति को क्या करती है, खोती जाती है और धीरे धीरे वो बंजर हो जाता है।
तो इस प्रकार से यदि हम अधिक उर्वरक डालते हैं तो भूमि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर ये किससे प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म जीवों से। भूमि में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन के यौगिक अर्थात नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? जैव उर्वरक कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका उपयोग सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक लगभग वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। इसका प्रतिशत है कितना? 71%। लेकिन इस स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग पौधे सीधे नहीं करते। उसे पहले नाइट्रोजन के यौगिक अर्थात किसमें बदला जाता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वर्षा के जल मतलब पानी, बारिश जब होती है तो पानी के साथ वो कहाँ पे आ जाते हैं? भूमि में आते हैं और वहां भूमि से भी पौधे उसको अवशोषित करते हैं। चूंकि सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं ऐसे, अतः जैव उर्वरकों को नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहा जाता है। और स्थिरीकरण की क्रिया जो है दो प्रकार से होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा है असहजीवी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी मतलब दो जीव एक साथ क्या करते हैं? एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? सहजीवी जीव कहा जाता है। तो सहजीवियों के द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। तो किस प्रकार से या कौन कौन से जीव हैं जो सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करें। दूसरा कौन सा था? असहजीवी। इसमें जीव जो है अलग अलग होंगे या वायुमंडल में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या होता है? फिक्सेशन होता है। उनको क्या कहा जाता है? असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? खाद, उर्वरक और जैव उर्वरक किस प्रकार से बनता है। आगे हम जैव उर्वरकों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? खाद एवं उर्वरक। और उर्वरक में उर्वरक किसको कहते हैं? जो रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है कारखानों में, उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक उर्वरक कहा जाता है। और रासायनिक उर्वरक पढ़ाते समय जो फास्फोरस उर्वरक है उसके सूत्र को गलत बताई हूं मैं, उसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि रासायनिक उर्वरक जो है कौन कौन से होते हैं। रासायनिक उर्वरक या उर्वरक को उनमें उपस्थित पोषक तत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि पोषक तत्व में नाइट्रोजन उपस्थित हो तो उसे कहते हैं नाइट्रोजन उर्वरक। और यदि उर्वरक में पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है फास्फोरस उर्वरक। और यदि पोषक तत्व के रूप में पोटेशियम उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है पोटास उर्वरक। और एक और उर्वरक है जिसे कहते हैं यौगिक उर्वरक। यौगिक उर्वरक जिसमें पोषक तत्व के रूप में तीनों ही पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है यौगिक उर्वरक। तो आपको कहाँ पे सुधार करना है? फास्फोरस उर्वरक में। फास्फोरक उर्वरक में भी किसमें? जिसमें मैं फास्फोरक उर्वरक के प्रकार बता रही थी उसमें। तो फास्फोरक उर्वरक क्या होता है पहले वो जान लीजिए। कैल्शियम के साथ में यदि फास्फेट जुड़ा हुआ होता है तो उससे कौन सा उर्वरक बनता है? फास्फोरस उर्वरक। अर्थात इसमें फास्फोरस उर्वरक जो होते हैं उसमें पोषक तत्व के रूप में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र है CaH4PO4 होल ट्वाइस। अब यदि कैल्शियम के अणुओं की संख्या 2 लेते हैं तो वो कहलाता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और इसका सूत्र है Ca2H2PO4 होल ट्वाइस। तो इसी में आपको सुधार करना है। पहले हम लिखे थे
CA2H2PO4 होल ट्वाइस। उसके स्थान पे आपको क्या लिखना है? सही सूत्र CA2H2PO4 होल ट्वाइस। ये आप सुधार लेंगे। कैल्शियम डाई कैल्शियम फॉस्फेट का जो उर्वरक है उसके सूत्र को। तीसरा जो उर्वरक होता है इसी में, उसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। CA3PO4 होल ट्वाइस, ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। तो जो मैं पहले डाई कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र गलत लिखी थी उसको आप कर सुधार लेंगे और उसको क्या लिखेंगे? CA2H2PO4 होल ट्वाइस। उसी प्रकार से यौगिक उर्वरक को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम है NPK, जिसमें कि जो यौगिक उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसको आप लिखेंगे NPK। इसके पहले जो सूत्र बताई थी मैं PNK लिखी थी, तो उसको आप लोग सुधार के क्या लिखेंगे? NPK लिखेंगे PNK के बदले में। तो ये आप लोग सुधार लीजिए।